मोहनजोदारो के जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग थे उनमें क्या खास फीचर्स थे, ये हमें समझाना है। जब हमने रिसर्च करा तो हमें पता चला कि इनके लैंग्वेज में 375 से लेकर 400 के बीच में साइंस हैं। 18th सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदार की अथॉरिटीज को कैसे कम करने की कोशिश करी। हेलो बच्चों, वेलकम टू दृष्टि स्कूल। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के इस सेशन के लिए। आगे बढ़ने से पहले जिसने भी ज्वाइन कर लिया है क्लास को जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन भर दो, मुझे आइडिया लग जाए हमारे स्टूडेंट्स आ गए हैं क्लास में, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना सेशन। ठीक है, तो आज के सेशन में हमें हिस्ट्री क्लास 12th के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को कवर करना है। मतलब आज के क्लास में हम उन क्वेश्चंस को करने वाले हैं जिनके आपके एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज्यादा है एंड डेफिनेटली हम आज जो भी करेंगे उनमें से काफी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिखेंगे भी। काफी क्वेश्चंस इसमें सैंपल पेपर से मैंने डाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख देख के जो भी रिपीट हो रहे हैं उनको भी मैंने इस सेशन में डाला है। तो ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से मन लगाकर सारे बच्चों को सुनना है। डन है? चलो तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रेडी हो जाओ आप लोग, अपने नोट्स, नोटबुक, पेन, पेंसिल सब उठा लो और बस ध्यान से सुनते जाओ, इजिली कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। Why do archaeologists and historians find हड़प्पन स्क्रिप्ट enigmatic? Explain reasons. ठीक है, तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो हिस्टोरियंस हैं, वो हड़प्पा के स्क्रिप्ट को इतना यूनिक क्यों मानते हैं या हड़प्पन स्क्रिप्ट का एग्जैक्ट मीनिंग क्यों नहीं डिसाइफर कर पा रहे हैं, ऐसा क्या खास है हड़प्पन स्क्रिप्ट में, ये हमें समझाना है। ठीक है, पहले एक छोटा सा इंट्रो दोगे आप कि आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस फाउंड हड़प्पन स्क्रिप्ट एनिग्मेटिक, द रीजन बिहाइंड इट वर, और उसके बाद बुलेट्स में एक एक करके आप पॉइंट वाइज लिखोगे। ठीक है, तो आप बोलोगे कि हड़प्पा में हमें जो भी सील दिखे उनमें यूजुअली एक लाइन ऑफ राइटिंग होता था। ठीक है, कई बार शायद ये लोग ओनर का नाम लिखते होंगे, कई बार हमने ये भी देखा कि कुछ कुछ इमेजेस बने हुए होते थे, है ना। तो शायद जो लोग पढ़ नहीं सकते थे उनके लिए ये लोग इमेजेस भी बनाते होंगे। नेक्स्ट, हमें ये तो पता चला कि इनका जो स्क्रिप्ट है वो अल्फाबेटिकल तो नहीं है, नॉन अल्फाबेटिकल स्क्रिप्ट है इनका, क्योंकि जब हमने रिसर्च करा तो हमें पता चला कि इनके लैंग्वेज में 375 से लेकर 400 के बीच में साइंस हैं। ठीक है, तो इनके स्क्रिप्ट में इतने साइंस हैं, तो हमें लगा ये अल्फाबेटिकल तो नहीं है। नेक्स्ट, ये लोग लिखते कैसे थे बच्चों? ये लोग राइट से लेफ्ट की तरफ लिखते थे। हमें कैसे पता ये लोग राइट से लेफ्ट की तरफ लिखते थे? इनके जो भी स्क्रिप्ट्स हैं उसमें क्या होता है, राइट की तरफ थोड़ा ऐसे ब्लैंक स्पेस होता है और फिर अगर आप इस तरफ जाओ तो आपको लगता है कि एक के ऊपर एक वर्ड्स ऐसे चिपकने से लगे, जैसे तुम लोग लिखते हो ना अपने नोटबुक में, लेफ्ट हैंड साइड तुम लोग स्पेस दे देते हो और उसके बाद जैसे जैसे राइट की तरफ जाते हैं हमारे वर्ड्स एक के ऊपर एक चढ़ने लग जाते हैं थोड़े से। तो ये लोग उल्टा करते थे। ठीक है, ये लोग राइट से लेफ्ट की तरफ लिखते थे। ज्यादातर इनके इंस्क्रिप्शंस शॉर्ट ही रहते थे। जो अभी तक का हमें इनका लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन मिला है उसमें 26 साइंस इन लोगों ने यूज करके लिखा है। ईच साइन स्टूड फॉर अ वॉवल और कॉन्स्टेंट, हर साइन एक वॉवल या कॉन्स्टेंट का साउंड देता होगा। समटाइम्स इट कंटेन्ड वाइडर स्पेस, समटाइम्स शॉर्टर, हैड नो कंसिस्टेंसी। इनके स्क्रिप्ट में क्या है, कभी कभी वाइडर स्पेस होता था, कभी कभी शॉर्टर स्पेस होता था, कोई कंसिस्टेंसी हमें ज्यादा देखने को नहीं मिला। ठीक है, और ये स्क्रिप्ट आज तक भी हम कहते हैं अनडिसाइफर्ड है, मतलब आज तक हम इनके स्क्रिप्ट का मतलब नहीं समझ पाए हैं। इजी क्वेश्चन था ये, पर बिल्कुल आ सकता है, समझ लिया सबने, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स ऑफ मोहनजोदारो। मोहनजोदारो के जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग थे
उनमें क्या खास फीचर्स थे, ये हमें समझाना है। ठीक है, तो आप पहले एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दोगे कि मोहनजोदारो हैड रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स एंड फॉलोइंग आर द यूनिक फीचर्स ऑफ द रेजिडेंशियल बिल्डिंग। ठीक है, तो आप ये भी मेंशन कर सकते हो इंट्रोडक्शन में कि वैसे हम कहते तो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, क्योंकि हड़प्पा को हमने सबसे पहले, वो पहला साइट था जो डिस्कवर हुआ था, पर फिर भी मोहनजोदारो को हम कहते हैं कि वो सबसे ज्यादा वेल नोन साइट है ना। अब हम इनके रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के बारे में बात करते हैं। तो इनके टाउन में हमने दो एरियाज देखे, एक तो था सीटाडल और एक लोअर टाउन। तो लोअर टाउन की अगर हम बात करें तो ये भी वॉल्ड था और इसमें सेवरल बिल्डिंग्स थे। पहले प्लेटफॉर्म बनाया जाता था और उसके ऊपर बिल्डिंग बनाई जाती थी, है ना। तो ये देखकर हमें आइडिया लगा कि ये लोग प्लानिंग के साथ अपने बिल्डिंग्स बना रहे थे। और इन्होंने जो अपने ब्रिक्स हैं, ब्रिक्स को भी एकदम स्टैंडर्ड तरीके से इन्होंने फिक्स्ड साइज के ब्रिक्स को यूज करा है। अब रेजिडेंशियल एरियाज हमें यहाँ देखने को मिले, इनके घर कैसे होते थे। अक्सर घर के बीच में कोर्टयार्ड होता था, है ना, और कोर्टयार्ड के आसपास रूम्स होते थे। ठीक है, तो हमारे हिसाब से ये जो कोर्टयार्ड है इन लोगों का, यहाँ पे सारे फैमिली मेंबर्स मिलके अलग अलग एक्टिविटीज करते होंगे, कुकिंग करते होंगे, वीविंग भी करते होंगे। ठीक है, और एक खास बात जो कि हमें इनके रेजिडेंशियल बिल्डिंग में देखने को मिली, वो ये थी कि इन लोगों को प्राइवेसी बहुत ज्यादा पसंद था। ये हमें कैसे पता? हमने नोटिस करा कि ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड फ्लोर पे तो इन लोगों ने कोई विंडो बना ही नहीं रखा है। ठीक है, इसके अलावा जब आप इनके एंट्रेंस, जो भी इनका मेन एंट्रेंस वाला दरवाजा है, अगर आप उस दरवाजे के सामने जाके खड़े हो जाओ तो क्या होगा, आपको अंदर का पूरा ये जो घर है वो नहीं दिखेगा। ठीक है, एंट्रेंस में जाके खड़े होगे तो भी आपको घर का पूरा प्लान, लेआउट क्या है वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसके अलावा हमें पता है मोहनजोदारो का बहुत ही अच्छा एक ड्रेनेज सिस्टम था, वेल प्लान्ड इनका ड्रेनेज सिस्टम था। और इन्होंने कैसे कर रखा था, इनके स्ट्रीट्स भी बहुत वेल प्लान्ड थे, एकदम ग्रिड शेप में थे, कुछ तो एकदम 90 डिग्री पर भी मिल रहे थे। और ड्रेन्स अगर यहाँ पे बने हुए हैं तो हर घर का जो वॉल है, कोई एक वॉल तो वो ड्रेन की तरफ होता था ताकि वो घर ड्रेनेज सिस्टम के साथ कनेक्ट हो सके। हर हाउस में हमने एक बाथरूम देखा जो अगेन ड्रेन्स के साथ वेल कनेक्टेड था। ड्रेनेज सिस्टम वर not only unique to the larger cities but we found in smaller settlement also. All these features indicated that Mohenjo-daro had a well planned architectural system. कह रहे हैं कि ड्रेनेज सिस्टम इनका लार्जर सिटीज में तो था ही, और जो स्मॉलर साइट्स हैं वहां पे भी हमने ये देखा, और मोहनजोदारो का बहुत वेल प्लान्ड सिस्टम था। आप इसमें वेल को भी मेंशन करना बच्चों कि इनके घर के बाहर ना एक वेल भी हुआ करता था। तो शायद अगर कोई यहाँ से चलता हुआ जा रहा है, उसे भी पानी की जरूरत है, तो वो भी ऐसे वेल को एक्सेस कर सकता था। तो बाहर की तरफ ये लोग अपना वेल रखते थे। ठीक है, इजी, अगेन इजी है, पर ये क्वेश्चन डेफिनेटली हमारा आ सकता है, तो आई होप किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द एक्सक्लूसिव फीचर्स ऑफ द क्राफ्ट प्रोडक्शन इन चान्होदारो। चान्होदारो के क्राफ्ट प्रोडक्शन को आपको डिटेल में समझाना है। तो पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दो चान्होदारो के बारे में। आप बोलो कि चान्होदारो एक टाइनी सेटलमेंट है मोहनजोदारो के कंपैरिजन में, और चान्होदारो का जो एरिया है ये एक्सक्लूसिवली क्राफ्ट प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंडेंट था। ठीक है, मतलब मेनली यहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन ही मेन काम होता था। तो क्राफ्ट प्रोडक्शन में क्या क्या आ जाता है? इनका मेन क्राफ्ट प्रोडक्शन था बीड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग और वेट मेकिंग। और ये सब बनाने के लिए ये अलग अलग टाइप के मटेरियल, अलग अलग टाइप के बीड्स को ये लोग यूज करते थे। अलग अलग स्टोन्स जैसे कि कार्नेलियन, जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टेटाइट का इन्होंने यूज करा। अलग अलग मेटल्स जैसे कि कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, इन सबको ये लोग यूज करते थे। इसके अलावा शेल, फाइंस, टेराकोटा जैसे प्रोडक्ट्स को भी, मटेरियल को भी ये लोग यूज करते थे।
कई बार तो ये क्या करते थे, दो अलग अलग बीड को आपस में मर्ज करा देते थे, और मर्ज कराने के लिए बीच में ये लोग गोल्ड का एक फिलिंग यूज करते थे। ठीक है, नेक्स्ट इनके जो बीड्स हैं, इनके बीड्स के शेप्स हमने अलग अलग टाइप के देखे, डाइस शेप के, सिलिंड्रिकल शेप के, स्पेरिकल शेप के, बैरल शेप के, अलग अलग शेप के इनके बीड्स हुआ करते थे। और इन बीड्स को डेकोरेट भी करा जाता था, कुछ बीड्स के ऊपर पेंटिंग करी जाती थी, कुछ के ऊपर ऐसे कुछ कार्व किया जाता था, एच करा जाता था। डिफरेंट टेक्निक्स वर अप्लाइड, बीड्स को बनाने के लिए ये लोग अलग अलग टाइप के टेक्निक्स को यूज करते थे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बताया है कि स्टेटाइट जो है ये एक सॉफ्ट स्टोन होता है ना, तो ये लोग क्या करते थे, स्टेटाइट से एक पाउडर बनाते थे, ठीक है, उस पाउडर का एक पेस्ट बनाते थे, और फिर उस पेस्ट के थ्रू ये लोग बीड्स बनाते थे। तो पेस्ट को शेप देना आसान होता है, इसीलिए वो ये प्रोसेस फॉलो करते थे। स्टोन्स को ये लोग फायर करते थे, स्टोन्स का कलर चेंज करने के लिए। इन्हें ग्राइंडिंग पता था, पॉलिशिंग पता था, ड्रिलिंग भी ये लोग करते थे। ठीक है, स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स हैव बीन फाउंड, चान्हू-दारो, लोथल, ढोलावीरा में हमें स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स के एविडेंस भी मिले हैं। इजी चान्हू-दारो का क्राफ्ट प्रोडक्शन हमने समझा दिया, आगे बढ़ते हैं। क्रिटिकली एग्जामिन द लिमिटेशंस ऑफ the inscriptional evidence in understanding political and economic history of India। ठीक है, जब इंडिया का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हिस्ट्री समझना होता है तो ऐसे में इंस्क्रिप्शन से हमें क्या क्या दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो क्रिटिकली आपको बताना है इंस्क्रिप्शन में क्या दिक्कत हो सकती है, ठीक है, क्या डिसएडवांटेज हो सकता है इंस्क्रिप्शन का। ठीक है, तो आप पहले इंट्रोडक्शन में ऐसे स्टार्ट करो कि वैसे तो हिस्ट्री को समझने के लिए इंस्क्रिप्शन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है ना, पर इंस्क्रिप्शंस परफेक्ट नहीं होते, इंस्क्रिप्शंस के भी लिमिटेशन होते हैं। क्या लिमिटेशंस होते हैं? सबसे पहला आप लिखोगे several thousands of inscriptions were discovered but not all of them were deciphered or translated। कह रहे हैं कि ऐसे तो हजारों इंस्क्रिप्शंस हमें मिले हैं, पर बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस ऐसे हैं जिनको हम समझ नहीं पा रहे हैं या फिर ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, पहला चैलेंज तो ये है। सेकंड क्या है? जनरली इंस्क्रिप्शंस वर कंपोज्ड इन प्रेज ऑफ किंग्स। ठीक है, जनरली क्या होता है, ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनमें राजा लोगों की बहुत ज्यादा तारीफ हो रही होती है। एग्जाम्पल देके समझा दो। फॉर एग्जाम्पल, जो प्रयाग प्रशस्ति है जो कि संस्कृत में कंपोज किया गया है, किसने करा था कंपोज? हरिसेना, जो कि कोर्ट पोएट थे समुद्रगुप्ता के, है ना। तो इस इंस्क्रिप्शन के थ्रू हमें पता चलता है कि समुद्रगुप्ता कितने स्ट्रॉन्ग थे, कितने बढ़िया लीडर थे। पर दिक्कत क्या है कि किंग्स के नजरिए को बताने के लिए बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हैं, ऑर्डिनरी लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमें पता नहीं लगता। और किंग्स के इंस्क्रिप्शन के साथ एक और इशू पता है क्या होता है कि अक्सर जो कोर्ट पोएट है वो अपने किंग की बहुत ही ज्यादा तारीफ कर देते थे, है ना, उन्हें गॉड के साथ कंपेयर करते थे, है ना। तो उन्हें हम एकदम फेस वैल्यू पे नहीं ले सकते, नॉट नेसेसरली वो सही हो ऐसा कोई रूल नहीं है ना, हमें कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ता है। इसी से रिलेटेड हमारा थर्ड पॉइंट है। The context of inscription invariably projected the perspective of the person who commissioned it, but it was not recorded what we consider politically and economically significant fact of that period। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, इंस्क्रिप्शन में जो इंसान लिख रहा है उसका पॉइंट ऑफ व्यू पता लगता है, जरूरी नहीं है कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू फैक्ट हो कि हाँ यही हुआ था उस टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट, रूटीन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अब ऑर्डिनरी लोगों का लाइफ, रूटीन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, खेती डे टू डे लाइफ में कैसे होती थी, कॉमन लोगों की क्या दिक्कतें थी, ये सब इंस्क्रिप्शंस में मेंशन नहीं है। हिस्ट्री इज नॉट ओनली द हिस्ट्रीज ऑफ किंग। कह रहे हैं हिस्ट्री में सिर्फ ऐसा थोड़ी है कि हमें राजा लोगों के बारे में ही जानना है, आम लोगों के बारे में पता लगाने के लिए ज्यादा सोर्सेज हमारे पास नहीं है। इसमें आप एक और पॉइंट डाल सकते हो,
क्योंकि ये पॉइंट तो थोड़ा सिमिलर है, इसे तो आप सेकंड पॉइंट के साथ ही मर्ज कर सकते हो। एक और पॉइंट आप इसमें क्या डाल सकते हो कि इंस्क्रिप्शंस के साथ क्या दिक्कत है कि वो अक्सर डैमेज्ड भी होते हैं, है ना। काफी सारे इंस्क्रिप्शंस हैं जो कि थोड़े टूटे हुए होते हैं, या फिर क्या होता है टाइम के साथ उनके लेटर्स फेड हो जाते हैं, तो इंस्क्रिप्शन के साथ ये भी दिक्कत है। चलो नेक्स्ट, टू व्हाट एक्सटेंट वर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम 6th century BCE, एक्सप्लेन ब्रीफली। 6th century BCE से एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में क्या ट्रांसफॉर्मेशन, क्या बदलाव आया, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखते हैं, ठीक है। तो 6th century BCE के बाद हमने देखा कि shift towards plough agricultural practices was significantly transformed by the shift to plough agriculture, which spread to fertile alluvial river valleys such as those of Ganga and Kaveri। ठीक है, तो हमने देखा एक शिफ्ट आया प्लो एग्रीकल्चर की तरफ, इसे सब हेडिंग की तरह यूज करना, ठीक है, अंडरलाइन करके ऐसे 2 डॉट्स बना दो। तो इस टाइम पीरियड में प्लो एग्रीकल्चर होने लगा, प्लोइंग अच्छे से होने लगा, और पर्टिकुलरली हमने देखा गंगा एंड कावेरी की जो रिवर वैलीज हैं जहाँ पे फर्टाइल सॉइल है वहां पर प्लोइंग होने लगी। तो यहाँ पे क्या होता था, आयरन टिप्ड प्लो शेयर यूज होता था। तो प्लो बेसिकली एक टूल होता है जिससे हम खेती करते हैं। तो इस टाइम के अराउंड क्या था कि जो प्लो है उसके टिप पे आयरन लगा दिया जाता था ताकि प्लोइंग अच्छे से हो, पर एट द सेम टाइम मिट्टी का जो मॉइस्चर है वो गायब ना हो, बना रहे, है ना। इसीलिए इस तरीके से इन्होंने एकदम टिप में आयरन लगा दिया था। नेक्स्ट, और क्या किया जाता था इस टाइम पे, इस टाइम पे ट्रांसप्लांटेशन पैडी का स्टार्ट कर दिया था, यूज ऑफ पैडी ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, ये भी आपका सब हेडिंग है, ऐसे अंडरलाइन करके 2 डॉट्स बना देने हैं, ठीक है, और ये ऊपर वाला भी हमारा सब हेडिंग है, ठीक है। चलो, यूज ऑफ पैडी ट्रांसप्लांटेशन। पैडी ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है, राइस के क्रॉप को एक जगह पर ग्रो किया जाता है ना, और जैसे ही छोटा सा सैपलिंग आ जाता है हम उस सैपलिंग को उठाते हैं और उसे मेन खेत में लगा देते हैं। तो ये करने से क्या होता है, उस सैपलिंग के मेन खेत में सरवाइव करके ग्रो करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। पर इस प्रोसेस में बहुत मेहनत लगती है, बहुत मैनुअल लेबर लगता है। नेक्स्ट क्या था, इसी टाइम के अराउंड यूज ऑफ इरिगेशन बढ़ने लगा, ठीक है। तो हमने देखा कि लोग इरिगेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान देने लगे ताकि अपने खेत की प्रोडक्टिविटी को वो बढ़ा पाए। तो इन्होंने क्या करा, इरिगेशन बढ़ाने के लिए इन्होंने वेल्स बनाए, टैंक को भी यूज करा, कुछ इलाकों में कैनाल्स, नहर भी इन्होंने यूज करना स्टार्ट करा। तो इरिगेशन के लिए कम्युनिटीज अक्सर पैसे जोड़ती थी, और हमने ये भी देखा कि कुछ इलाकों में राजा लोग जो हैं वो इरिगेशन के लिए अलग अलग वेल्स, कैनाल्स बनाने में हेल्प करते थे। ओके, चलो एक और क्वेश्चन खत्म हो गया है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। हाउ डू द मॉडर्न हिस्टोरियंस एक्सप्लेन द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ मगध पावर, एक्सप्लेन ब्रीफली। जो हमारे मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं उनके हिसाब से मगध इतनी तेजी से ग्रो क्यों कर रहा था, एक्सप्लेन, ठीक है। तो आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दोगे, आप बोलोगे कि हमने देखा 6th and 4th century BCE के बीच में मगध जो है वो मोस्ट पावरफुल महाजनपद बन जाता है। मॉडर्न हिस्टोरियंस ने एक्सप्लेन करा है कि अलग अलग रीजन है जिसकी वजह से मगध उस टाइम पे इतना पावरफुल रहा होगा। पहला रीजन क्या है, मगध एक ऐसे इलाके में रहा है जहां पर खेती बहुत प्रोडक्टिव तरीके से होती होगी, यहाँ पे मिट्टी बहुत फर्टाइल थी। सेकंड, मगध एक ऐसे इलाके में था जहां पर रिसोर्सेज ज्यादा थे, स्पेशली अगर हम आयरन माइन की बात करें तो आज का जो प्रेजेंट डे झारखंड है वहां से इन लोगों को आयरन जैसे रिसोर्सेज मिल जाते होंगे, जिसे यूज करके ये लोग टूल्स और वेपन आसानी से बनाते होंगे। नेक्स्ट, इनको एलिफेंट्स भी इजीली मिल जाते होंगे जिनको ये लोग आर्मी में यूज करते थे।
तो आसपास के जो फॉरेस्ट रीजन है वहां से इनको एलिफेंट मिल जाता था, जिससे ये लोग आर्मी में यूज करते थे। नेक्स्ट, द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज प्रोवाइड अ मीन्स ऑफ चीप एंड कन्वीनियंट कम्युनिकेशन। आसपास गंगा और गंगा नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं, जिससे ये लोग चीप और कन्वीनियंट तरीके से कम्युनिकेशन या ट्रांसपोर्टेशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो ये हमारे मॉडर्न हिस्टोरियंस ने कहा कि इन सारे रीजंस की वजह से हमने देखा कि मगध उस टाइम पे बहुत पावरफुल तरीके से ग्रो कर रहा था। नेक्स्ट, हमने कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट और जैन टेक्स्ट भी देखे जहां पर मगध का जिक्र किया जा रहा था, और इन टेक्स्ट में तो कहा गया कि मगध इतना पावरफुल इसीलिए था क्योंकि वहां के राजा लोग, वहां के लीडर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, बहुत एम्बिशियस थे। फॉर एग्जाम्पल बिंबिसरा, अजातशत्रु, महापद्मनंदा, ये सब जो है ये अपने बहुत बढ़िया पॉलिसीज के लिए, और इनके मिनिस्टर्स भी बहुत बढ़िया पॉलिसीज के लिए याद किए जाते हैं। इजी, तो इसीलिए मगध अपना पावरफुल था। आ गया सबको समझ? यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Explain how can one prove that the text of महाभारत was a dynamic one? हम ये कैसे प्रूव कर सकते हैं कि महाभारत का जो टेक्स्ट है वो डायनामिक टेक्स्ट था? ठीक है, डायनामिक टेक्स्ट का क्या मतलब है कि महाभारत का जो टेक्स्ट है वो अलग अलग इलाकों में आपको अलग अलग तरीकों का देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, तो आपको कह रहे हैं कि महाभारत का जो टेक्स्ट है वो सिर्फ संस्कृत वर्जन तक सीमित नहीं था। ओवर टाइम हमने देखा कि महाभारत जो एपिक है इसके अलग अलग वर्जन्स अलग अलग भाषाओं में लिखे जाने लगे, और जो लोग अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखते थे वो कुछ कुछ वेरिएशंस भी ऐड करते गए विद टाइम महाभारत के साथ। तो स्पेसिफिक रीजन्स के महाभारत को अगर आप पढ़ोगे तो उनमें आपको कुछ एक्स्ट्रा स्टोरी देखने को मिलेगी। ओवरऑल जो मेन कहानी है बच्चों वो तो महाभारत की सेम ही रहेगी, है ना, पर बुक में थोड़े थोड़े और इंस्टेंसेस, स्मॉल स्टोरीज को ऐड कर दिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट, इन्हीं स्टोरीज का जिक्र उन इलाकों के स्कल्पचर और पेंटिंग में भी आपको देखने को मिलेगा, और आज के टाइम पे भी अलग अलग प्लेज, डांस, सॉन्ग्स, नरेशंस में महाभारत का जिक्र होता है। बस इतना आप लिख दोगे, मोर देन इनफ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। द धर्म सूत्र और धर्मशास्त्र also contain rules about the ideal occupation of the 4 category of varna. Critically examine the statement. कह रहे हैं कि जो धर्म सूत्र है या धर्मशास्त्र है उनमें रूल्स लिखे हुए हैं। इन लोगों ने जो 4 वर्ण बनाए थे उनके बारे में रूल्स लिखे हैं कि उन्हें एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन, एक पर्टिकुलर काम ही उन्हें करना अलाउड है। तो इन रूल्स, इन स्टेटमेंट के बारे में बताओ। ठीक है, तो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में क्या होता था, रूल्स लिखे जाते थे सोसाइटी के लिए। तो इसमें कुछ ऐसे रूल्स भी इंक्लूडेड हैं कि जो अलग अलग वर्ण है उनका ऑक्यूपेशन क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले ब्राह्मण्स का इन्होंने हमें बताया कि ब्राह्मण्स जो है इनका काम है वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना। ठीक है, और ये लोग सैक्रिफाइसेस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, एंड ये गिफ्ट्स रिसीव भी कर सकते हैं और दे भी सकते हैं। ठीक है, ये ब्राह्मण्स का लिखा है। क्षत्रिय का क्या लिखा है कि इनका काम है वॉरफेयर में पार्ट लेना। ठीक है, और ये देखना कि लोग प्रोटेक्टेड रहें और लोगों को इंसाफ मिले। ये वेद पढ़ते हैं, ओके, स्टडी द वेद, गेट सैक्रिफाइसेस परफॉर्म्ड एंड मेक गिफ्ट्स। ये गिफ्ट भी दे सकते हैं और ये सैक्रिफाइसेस भी परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वैश्य के बारे में अगर हम बात करें तो ये भी वेद पढ़ सकते हैं। ठीक है, इन एडिशन इनका मेन काम, ऑक्यूपेशन क्या माना जाता था, खेती, पैस्टोरलिज्म, एनिमल्स का ध्यान रखना, ट्रेड करना, व्यापार करना, ये सब वैश्य का ऑक्यूपेशन था। अब शूद्र, जिनके साथ अनफॉर्चुनेटली बहुत भेदभाव होता था, इनको सिर्फ एक ही ऑक्यूपेशन, एक ही काम दिया गया कि आपका काम है बाकी जो 3 वर्ण हैं उनकी सेवा करना। ठीक है, ब्राह्मण्स इवॉल्व्ड
अदर स्ट्रैटेजीज फॉर एनफोर्सिंग दीज नॉर्म्स, ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ब्राह्मण्स ने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई ताकि लोग इन रूल्स को माने, तो आप वो भी बता सकते हो, ठीक है। तो ये लोग क्या स्ट्रैटेजी अपनाते थे ये रूल्स मनवाने के लिए सोसाइटी में। ये बेसिकली कहते थे कि ये रूल्स हमने नहीं बनाए, ये रूल्स तो डिवाइन है, भगवान की मर्जी है ये रूल, ठीक है। पर इतना बोलने से इनका काम नहीं चलता था, तो ये क्या करते थे, राजा लोगों को मनाते थे कि आप अपने साम्राज्य में ये रूल्स फॉलो करवाओ, ठीक है। तो इस तरीके से ये अलग अलग स्ट्रैटेजीज यूज करते थे इन रूल्स को फॉलो कराने के लिए। इजी, कोई दिक्कत नहीं, कूल है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, बुद्धा के टीचिंग्स के बारे में थोड़ा सा बता दो। तो आप क्या लिखोगे कि बुद्धा का ये मानना था द वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट का क्या मतलब होता है, ये जो दुनिया है ये हमेशा बदलती रहती है, और बुद्धा ने कहा कि कोई सोल वोल नहीं है इस दुनिया का, कुछ परमानेंट नहीं है, सब चेंज होता रहता है। पर हाँ, इस बदलती हुई दुनिया में अगर कोई एक चीज कॉमन है तो वो है दुख, ठीक है। तो कह रहे हैं कि हर ह्यूमन एग्जिस्टेंस में, हर ह्यूमन के लाइफ में कुछ कुछ दुख होता है। तुम्हारे लिए तो दुख अभी यही है कि बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, है ना। तो हर ह्यूमन के लाइफ में कुछ कुछ दुख होता है, ऐसा बुद्धा ने कहा। By following the path of moderation between severe penance and self-indulgence, human beings can rise above these worldly pleasures होना चाहिए, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि अगर आप मॉडरेशन का तरीका अपनाओ, मॉडरेशन का तरीका क्या है कि ना ही तुम एकदम सब त्याग दो, संन्यास में बैठ जाओ, ये भी मत करो, और ऐसा भी मत करो कि तुम बहुत ग्रीडी हो गए, पैसा वैसा सारे रिसोर्सेज अपने पास हड़प के बैठ गए। तुम एक मिडिल पाथ चुनो, मॉडरेशन का पाथ चुनो। तो अगर तुम मॉडरेशन का पाथ चुनोगे तो तुम इन सारे वर्ल्डली प्लेजर्स, इन सब से ऊपर उठ पाओगे। नेक्स्ट, ही एडवाइज किंग्स एंड गहपति टू बी ह्यूमेन एंड एथिकल। उनका क्या मानना था कि जो राजा हैं, जो गहपति हैं, उनको काइंड होना चाहिए, है ना। उन्होंने क्या बोला कि ये जो सोसाइटी के रूल्स हैं ये भगवान वगैरह ने नहीं बनाए हैं, ये हम इंसान ने ही बनाए हैं, है ना। तो कल को चाहे तो हम इंसान इन रूल्स को तोड़ भी सकते हैं, ये जो हमने अजीब से भेदभाव के रूल्स बना दिए हैं, इनको हम तोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट, ही एम्फसाइज्ड इंडिविजुअल एजेंसी एंड राइटियस एक्शन, ठीक है। तो बुद्धा ने क्या कहा कि अगर आप रीबर्थ के साइकिल से बचना चाहते हो तो आपको खुद ही अपने लिए काम करना पड़ेगा, सही रास्ते पे चलना पड़ेगा, फिर आप ये रीबर्थ वाले साइकिल से बच जाओगे और आपको निर्वाणा मिल जाएगा। निर्वाणा मतलब एक ऐसा कंडीशन बच्चों जहां पे तुम्हारा ईगो, तुम्हारे सारे डिजायर्स सब खत्म हो जाए, तुम एकदम पीस में आ जाओ, ठीक है। दिस एंड्स द साइकिल ऑफ सफरिंग, है ना। तो अगर तुम सही रास्ते पे चलोगे तो तुम्हारा ये जो साइकिल है सफरिंग का वो खत्म हो जाएगा। और ये कहा जाता है कि बुद्धा के जो लास्ट वर्ड्स थे वो ये थे, बी लैम्प्स इनटू योरसेल्फ एज ऑल ऑफ यू मस्ट वर्क आउट योर ओन लिबरेशन। तुम खुद ही अपने लैंप बन जाओ, तुम सबको अपना लिबरेशन, अपना फ्रीडम खुद ही पाना है। ये बुद्धा के लास्ट वर्ड्स थे, ठीक है। एक और क्वेश्चन हो गया, इजी लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा। कह रहे हैं कि स्तूपा का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्क्राइब कर दो। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है बच्चों तो लिख कर तो आना ही है, ठीक है, ये सब लिख कर तो आना ही है। साथ ही साथ अगर तुम ऐसा एक प्यारा सा डायग्राम बना पाओ तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं कि मैंने डायग्राम बनाने को बोला है तो तुम एग्जाम के बीच में छोटे छोटे स्क्वायर बनाओ, इनके गेट को एकदम सजाने बैठ जाओ, ये सब नहीं करना। इतना बढ़िया भी अगर तुम ना बनाओ तो भी चलेगा, है ना। पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना दो कि ये स्तूपा होता है, यहाँ पे इनका एंट्रेंस होता है, और यहाँ पे एक छोटा सा बालकनी लाइक स्ट्रक्चर, इसके ऊपर ऐसा छतरी जो है वो बना देना, और लेबल कर देना कि इसे अंडा कहा जाता है, हर्मिका, यष्टि, छतरी, सब लेबल कर देना। ओके, मैंने तो फिर भी बहुत थोड़ा अच्छा नहीं बनाया,
तुम अच्छे से बनाना है ना, सुंदर तरीके से बना देना। चलो, तो पर लिखना भी है, क्या लिखना मैं बताती हूँ, ठीक है। तो स्तूपा जब ओरिजिनेट हुआ था, आप इंट्रोडक्शन में ये लिख सकते हो कि बुद्धिज्म के आने से पहले भी स्तूपा हुआ करते थे, पर टाइम के साथ स्तूपा का जो स्ट्रक्चर है उसे हम बुद्धिज्म के साथ जोड़ने लगे, है ना। तो स्तूपा जो ओरिजिनेट हुआ था उसमें सेमी सर्कुलर सा माउंड होता था जिसको हम अंडा कहते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर एक बालकनी जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे हर्मिका कहा जाता है, ठीक है। ये अबोर्ड ऑफ गॉड्स, जहां भगवान रहते हैं, ये वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसके ऊपर ऐसा सा एक स्ट्रक्चर होता है यष्टि, और यष्टि के ऊपर ऐसे अम्ब्रेला से छतरी बने हुए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इस माउंड के आसपास रेलिंग बना दी जाती है, ठीक है। और ये रेलिंग क्या दर्शाता है कि बाहर की दुनिया और जो डिवाइन वर्ल्ड है उसके बीच का सेपरेशन है ये रेलिंग, ओके। नेक्स्ट गेटवे होते हैं, ठीक है, 4 डायरेक्शन में गेटवेज बने हुए होते हैं, और ये गेटवेज बहुत सुंदर तरीके से कार्व करके बनाए जाते हैं, ओके। तो इतना अगर आप लिख दोगे और एक छोटा सा डायग्राम बना के अंडा, हर्मिका, यष्टि, छतरी लेबल कर दोगे, एकदम टीचर खुश होके तुम्हें पूरे नंबर दे देंगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, state the inherent problems faced by Al-Biruni in the task of understanding Indian social and Brahmanical practices। क्या बोल रहे हैं कि अल-बिरूनी जब ट्रैवल कर रहे थे उन्होंने बहुत सारे दिक्कतों को फेस करा, चैलेंजेस को फेस करा। किन चैलेंजेस को फेस करा समझा दो। तो आप क्या बोलोगे कि अल-बिरूनी ने कहा कि बेसिकली उन्होंने 3 चैलेंजेस को फेस करा। 3 चैलेंजेस हम एक एक करके बताएंगे। पहला चैलेंज उन्होंने फेस करा लैंग्वेज, उन्हें लैंग्वेज एक बैरियर लगा। उन्होंने कहा कि संस्कृत बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होती है अरेबिक और पर्शियन से, तो संस्कृत में अगर कोई चीज लिखी है उसे एक्यूरेट तरीके से ट्रांसलेट करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है, ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड बैरियर उनको क्या लगा बच्चों, सेकेंड बैरियर उनको लगा कि जब हम ट्रैवल करके नई जगह जाते हैं वहाँ के लोगों का रिलीजियस बिलीव, उनका ट्रेडिशन हमारे ट्रेडिशन से एकदम ही अलग होता है ना। तो ये जो डिफरेंस ऑफ प्रैक्टिसेस है ये इनको सेकेंड बैरियर लगा। थर्ड बैरियर इनको क्या लगा बच्चों, थर्ड बैरियर इनको लगा कि अक्सर जब हम किसी नए जगह पे जाते हैं तो वहाँ की जो पॉपुलेशन होती है वो बहुत सेल्फ ऑब्जॉर्ब्ड होती है। सेल्फ ऑब्जॉर्ब्ड का क्या मतलब है कि वो किसी नए इंसान से उतनी जल्दी इंटरैक्ट नहीं करना चाहती, वो थोड़ा आइसोलेटेड रहते हैं, थोड़ा दूरी बनाए रखते हैं। ये भी उनको एक बैरियर या चैलेंज लगा। काफी बार आ रखा है ये क्वेश्चन, हो सकता है बोर्ड एग्जाम में भी आ जाए, है ना, याद करके जाना अच्छे से। चलो नेक्स्ट, एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन ऑफ इब्न बतूता अबाउट द सिटी ऑफ इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू दिल्ली। कह रहे हैं इब्न बतूता ने इंडिया के सिटीज के बारे में क्या ऑब्जर्व करा, पर्टिकुलरली दिल्ली के बारे में उन्होंने क्या बोला, ये आपको बताना है। इजी पीजी क्वेश्चन। आप कहोगे कि इब्न बतूता ने क्या कहा कि इंडिया के ज्यादातर शहर में बहुत डेंस पॉपुलेशन होती है। इनके शहर, इनके नहीं, हमारे शहर बहुत रिच भी होते हैं, ऑल्दो समटाइम्स दीज वर अफेक्टेड बाय द वॉर। इन्होंने कहा कि वॉर होते रहते हैं फिर भी हमारे जो शहर हैं वो प्रॉस्परस होते हैं, रिच होते हैं। ज्यादातर हमारे शहरों में क्राउडेड स्ट्रीट्स होते हैं, ठीक है, भीड़ भाड़ वाले स्ट्रीट्स होते हैं और बहुत कलरफुल होते हैं। इन्होंने कहा कि मार्केट्स वगैरह बहुत कलरफुल हैं और आपको वैरायटी ऑफ सामान यहाँ पर मिल जाएगा। दिल्ली के बारे में इन्होंने बोला कि बहुत पॉपुलेशन है दिल्ली में, और इन्होंने बोला कि ये लार्जेस्ट सिटी है इंडिया का। फिर इन्होंने दिल्ली को दौलताबाद से कंपेयर करा कि दौलताबाद भी लगभग दिल्ली के साइज का ही है, ठीक है। नेक्स्ट, these were houses for night sentry, gatekeeper store houses. The lower part was built of stone. There were 28, अच्छा ठीक है, there were 28 gates in Delhi which were called as darwazas. Of these gate, Budon Darwaza, Mandi Darwaza, Gul Darwaza were very famous.
ठीक है, तो आप सोर्सेस का भी थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन डाल सकते हो कि हमने देखा कि दिल्ली में 28 गेट्स थे, है ना, और इनमें से कुछ गेट्स तो बहुत ज्यादा फेमस भी थे। ओके, आप बताओ कि सिटी लाइफ के अराउंड बहुत सारे मार्केट्स होते थे। आप ये भी मेंशन कर सकते हो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ होती थी, सामान तो बिकता ही था। इसके अलावा क्या था, अलग अलग इलाकों में हमें मस्जिद देखने को मिल जाता था, कहीं टेम्पल देखने को मिल जाता था, कहीं पर म्यूजिशियंस गा रहे होते थे, कहीं पे डांसर्स या सिंगर्स परफॉर्म कर रहे होते थे। ओके, नेक्स्ट, इब्न बतूता ने देखा कि जो टाउन्स है उनका विलेज के साथ कनेक्शन भी है, लोग विलेज से अपना सामान लाकर टाउन के मार्केट में बेचते भी थे। बस इतना लिखोगे, मोर देन इनफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। एक्सप्लेन द व्यूज ऑफ बर्नियर अबाउट अ मोर कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी ऑफ द मुगल एम्पायर। ठीक है, तो बर्नियर नाम सुनते ही याद आ गया होगा तुम्हें। फ्रैंकोइस बर्नियर किस चीज के लिए फेमस हैं कि वो इंडिया की भर भर के बुराई करते थे। जब देखो वो कहते थे कि फ्रांस बेटर है, इंडिया उतना अच्छा नहीं है। तो यही बोल रहे हैं कि बर्नियर के व्यूज को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, तो बर्नियर का मानना था कि मुगल एम्पायर ट्रिनिकल है, मतलब मुगल एम्पायर में तो क्या है, राजा प्रजा को एकदम ही परेशान करके रखते हैं, ऐसा उनका मानना था। उन्होंने कहा कि हमारे देश के जो क्राफ्टमैन हैं उनको कोई इंसेंटिव नहीं मिलता है ना, वो अपने मैन्युफैक्चरिंग के क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं कर पाते। ठीक है, और उन्हें जो भी फायदा होता था वो सब राजा के पास चला जाता था। उन्होंने कहा इसी वजह से इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग डिक्लाइन हो रही है। नेक्स्ट, इन्होंने ये बताया कि इंडिया वैसे ट्रेड तो बहुत करता है और इंडिया में मेटल भी बहुत ज्यादा फ्लो होता है, तो इनके ट्रेड की वजह से इंडिया में गोल्ड एंड सिल्वर भी आ जाता है। और बर्नियर ने ये भी कहा कि एक मर्चेंट कम्युनिटी है इंडिया में जो कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के लिए बहुत फेमस है। बर्नियर नोटेड अ लार्ज पोर्शन ऑफ लैंड वर एक्सट्रीमली फर्टाइल। इन्होंने कहा कि एक एरिया तो ऐसा था जो कि बहुत ज्यादा फर्टाइल था। ठीक है, एंड द लार्ज किंगडम ऑफ बंगाल सरपास इजिप्ट। इन्होंने कहा कि बंगाल का तो एक किंगडम इजिप्ट को भी सरपास कर रहा था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में। ही ऑब्जर्व मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया वर सफिशिएंटली पॉपुलेटेड। इन्होंने कहा कि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, कुछ पीपल वर एम्प्लॉयड, लोग अलग अलग तरीके का सामान बनाते थे, कारपेट्स बनाते थे, एम्ब्रॉयडरी करते थे, गोल्ड या सिल्वर का भी काम किया करते थे। ठीक है, आप इसमें एक और पॉइंट डेफिनेटली ऐड करना कि बर्नियर का ये मानना था कि मुगल एम्पायर में जो भी दिक्कतें हैं वो सारी दिक्कतें इस वजह से हैं क्योंकि प्राइवेट ओनरशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है। जो भी जमीन है ऐसा माना जाता था कि वो राजा की है और राजा लोगों से रेंट कलेक्ट करते थे। हालांकि हमें मुगल डॉक्यूमेंट में ऐसा कोई प्रूफ नहीं दिखा। मुगल्स हमेशा ये कहते थे कि हम अपनी प्रजा को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, इस वजह से वो हमें पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, बाकी तो उन्होंने हमेशा फ्रांस के साथ इंडिया को कंपेयर करा और बार बार उन्होंने ये बोला कि फ्रांस बेटर है, यूरोप बेटर है। चलो, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इस्लामिक रिलीजन विच कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इट्स स्प्रेड थ्रू द सबकॉन्टिनेंट। आपको क्या करना है, इस्लामिक रिलीजन के मेन फीचर्स के बारे में बताना है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इस्लाम का जो डेवलपमेंट है ऐसा नहीं था कि सिर्फ रॉयल फैमिली के लोग इस्लाम को फॉलो करते थे। टाइम के साथ साथ फार्मर्स, क्राफ्टमैन, वॉरियर्स, मर्चेंट, सब लोग धीरे धीरे इस्लाम को अपनाने लग जाते हैं। तो मेन फीचर्स में आप क्या कहोगे कि जो लोग इस्लाम को अपनाते हैं उन्हें 5 पिलर्स को मानना पड़ता है इस्लाम के। पहला पिलर क्या है, इस्लाम में क्या कहा जाता है कि एक ही गॉड है और वो है अल्लाह, और प्रॉफिट मोहम्मद उनके मैसेंजर हैं। और क्या करा जाता है इस्लाम में, ऑफरिंग प्रेयर 5 टाइम्स अ डे। ठीक है, नमाज 5 बार दिन में प्रेयर्स ऑफर करे जाते हैं। गिविंग एम्स, और क्या है इस्लाम का पार्ट, चैरिटी करना। ठीक है, नेक्स्ट, और क्या है इस्लाम का फीचर, फास्टिंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान, रमजान के महीने में फास्ट करना, और मक्का तक पिलग्रिमेज परफॉर्म करना। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप ऑफ अलवर्स एंड नायनर्स ऑफ तमिलनाडु विद द स्टेट फ्रॉम 8
to 18th century। अलवर्स एंड नायनर्स के बारे में आपको डिस्कस करना है, ठीक है। तो अलवर्स एंड नायनर्स तमिलनाडु के स्टेट में ये लोग ओरिजिनेट हुए और अर्ली भक्ति मूवमेंट में हमने अलवर्स एंड नायनर्स को देखा। अलवर्स कौन है बच्चों? अलवर मतलब वो लोग जो कि विष्णु भगवान के फॉलोवर्स हैं, उनके भक्त हैं। और नायनर्स कौन है? वो ग्रुप जो कि शिव भगवान के भक्त हैं, उनके फॉलोवर्स हैं। ये लोग अपने मैसेजेस को तमिल में कन्वे करते थे और ये लोग अक्सर ट्रैवल करते थे। ट्रैवल करते टाइम जो इलाके इन्हें थोड़े इंपॉर्टेंट लगते थे वहां पे इन्होंने अलग अलग टेम्पल्स भी बनाए अपने भगवान के लिए। हमने ये देखा तमिल भक्ति में कि अक्सर ये लोग बुद्धिज्म और जैनिज्म को सपोर्ट नहीं करते थे, ये अपोज करते थे बुद्धिज्म और जैनिज्म को, ठीक है। द मेन रीजन फॉर दिस ऑपोजिशन वॉज कॉम्पिटिशन बिटवीन मेंबर्स ऑफ अदर रिलीजियस ट्रेडिशन। क्या कारण रहा होगा इस ऑपोजिशन का? तो अलग अलग रिलीजियस ग्रुप के बीच में कंपटीशन सॉर्ट ऑफ रहता था बच्चों कि राजा किसे सपोर्ट करेंगे, है ना। तो इसीलिए ये एक दूसरे के साथ कंपीट करते थे। राजा सपोर्ट करेंगे तो ये लोग बड़े बड़े टेम्पल्स बना पाएंगे, है ना, और राजा को भी इन्हें सपोर्ट करने से फायदा है, जो भी फॉलोअर्स हैं वो राजा को पसंद करेंगे। तो ऐसे अलग अलग रूलर्स अलग अलग ग्रुप्स को सपोर्ट करते थे। चोला रूलर्स जो हैं वो ब्राह्मणिकल और भक्ति ट्रेडिशंस को सपोर्ट करते थे। उन्होंने विष्णु भगवान और शिव भगवान के टेम्पल बनाने के लिए बहुत सारे जमीन को भी ग्रांट करा था। बहुत सारे शिव टेम्पल्स बनाए चोला रूलर्स ने। चिदम्बरम, तंजावुर, गंगईकोंड चोलापुरम, ये सब कुछ फेमस टेम्पल्स के नाम हैं जो कि इनके रूल के अंडर बनाए गए थे। इसी टाइम पीरियड में हमने देखा ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स भी बहुत बनाए जाते थे। नेक्स्ट, हाईलाइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ कृष्णदेवराया इन द एक्सपेंशन ऑफ विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर को एक्सपैंड करने में कृष्णदेवराया का क्या रोल रहा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि विजयनगर के सबसे ज्यादा जो फेमस राजा रहे हैं वो हैं कृष्णदेवराया और वो तुलुवा डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। इन्हीं के रूल के अंडर विजयनगर काफी ज्यादा एक्सपैंड हुआ। इनके रूल के अंडर क्या हुआ? तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच की जो जमीन है उसे कृष्णदेवराया एक्वायर कर लेते हैं। कब की बात है ये? 1512 की। नेक्स्ट, 1514 तक आते आते ये ओडिशा के रूलर्स को हरा देते हैं। बीजापुर के सुल्तान को 1520 में हरा दिया जाता है। तो इनके टाइम पर इधर उधर वॉर्स बहुत चल रहे थे अपने साम्राज्य को बड़ा करने के लिए, पर एट द सेम टाइम इन्हीं के रूल के अंडर इनकी प्रजा बहुत खुश थी, प्रॉस्परस भी थी, है ना। तो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस एक तरफ चलता था, दूसरी तरफ इनके साम्राज्य में शांति और प्रॉस्पेरिटी भी हमें देखने को मिली। इजी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके अच्छा, अगर ये ज्यादा मार्क्स में आए ना तो आपको और बोलना है कि कृष्णदेवराया ने टेम्पल्स के ऊपर भी बहुत काम करा, है ना। आप बोलो कि इन्होंने एक टाउन बनाया अपने मदर को डेडिकेट करते हुए। तो इनके अचीवमेंट्स के बारे में आपको और ज्यादा स्टेट करना। आप ये भी एंड में ऐसा भी कंक्लूजन दे सकते हो कि कृष्णदेवराया के डेथ के बाद जो अगले राजा लोग आए वो अपने एम्पायर को, विजयनगर को संभाल नहीं पाए, फिर आगे जाकर विजयनगर एम्पायर खत्म हो जाता है, उसके ऊपर अटैक हो जाता है। इनफैक्ट आप ये भी बता सकते हो कि कृष्णदेवराया के अंडर उन्होंने अलग अलग सुल्तान के साथ अच्छे रिलेशंस भी बना के रखे। ओके चलो नेक्स्ट, हाईलाइट एनी एस्पेक्ट ऑब्जर्व्ड बाय अब्दुल रजाक ऑन द फोर्टिफिकेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो बेसिकली अब्दुल रजाक जब आए थे तो उन्होंने देखा कि विजयनगर का फोर्टिफिकेशन, विजयनगर के वॉल्स बहुत इंप्रेसिव हैं। तो उन्होंने क्या लिखा इन वॉल्स के बारे में वो आपको बताना है, ठीक है। अब्दुल रजाक ने बताया कि 7 लाइन्स ऑफ फोर्ट है यहाँ पर, ठीक है। और ये जो वॉल्स हैं ये शहर को तो सराउंड करती ही हैं, इसके अलावा जो एग्रीकल्चर का एरिया है जहां पर खेती होती है उनको भी ये वॉल्स सराउंड करती हैं। तो
अब्दुल रजाक ने क्या कहा कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वॉल के बीच में आपको खेत, गार्डन्स और घर दिख जाएंगे। ओके, और जो सबसे बाहर वाला वॉल है उसके आसपास तो हिल्स हैं। नेक्स्ट, इन्होंने वॉल के बारे में हमें डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया कि बड़े बड़े ब्लॉक शेप के पत्थर को यूज करा जाता था इन वॉल्स को बनाने के लिए। और एक कमाल की बात यह है कि इन लोगों ने वॉल्स को बनाते टाइम कोई भी सीमेंट जैसा एजेंट, है ना, ईंटों को चिपकाने के लिए कोई भी सीमेंट जैसा एजेंट इन्होंने यूज नहीं करा। ब्रिक्स के शेप के बारे में भी बताया गया कि स्क्वायर शेप या फिर रेक्टेंगुलर शेप के ब्रिक्स होते थे। ठीक है, नेक्स्ट, द फोर्ट वॉज एंटर्ड थ्रू वेल गार्डेड गेट। तो हर जगह तो वॉल लगा हुआ है, अगर आपको एंटर करना है तो एक जगह पर गेट होगा, आप इसी गेट से एंटर कर सकते हो, पर गेट के आसपास क्या है, गार्ड्स खड़े होंगे। तो ये वेल गार्डेड गेट होता था, यहीं से आप एंट्री कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, The arc on the gateway leading to the fortified settlement as well as the dome over the gate are regarded as typical features of architecture introduced by Turkish sultans. तो ये जो गेटवेज वगैरह हैं, यहाँ पे हमें टर्किश सुल्तान्स का आर्किटेक्चर देखने को मिला। टर्किश सुल्तान से इंस्पायर होकर यहाँ पर आर्किटेक्चर किया गया था। गेटवे का जो आर्क है, जो डोम है, वो सब वैसा लगता था। इजी, एक और क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, एक्सप्लेन हाउ द अमर नायक सिस्टम वॉज अ मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ द विजयनगर एम्पायर। ये समझाओ कि अमर नायक सिस्टम विजयनगर एम्पायर का एक मेन पॉलिटिकल इनोवेशन कैसे था। तो आप बोलोगे कि अमर नायक जो है ये टैक्स कलेक्ट करते थे फार्मर्स से। ठीक है, तो एक इलाके में फार्मर्स, क्राफ्टमैन, ट्रेडर्स जो भी हैं, उनसे टैक्स सब कलेक्ट करने का काम अमर नायक का होता था। They retained part of the revenue for personal use for maintaining a stipulated contingent of horses and elephant. अब ये लोग जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे उसका एक हिस्सा ये लोग अपने पास रखते थे ताकि ये पर्सनल यूज कर सके और अपनी आर्मी को मेंटेन कर सके। ठीक है, और इसी आर्मी को अगर कल को राजा बोलते हैं कि हम लोग वॉर पे जा रहे हैं, आर्मी चाहिए, तो ये लोग राजा की हेल्प करते थे। ठीक है, नेक्स्ट, साल में एक बार अमर नायक राजा को ट्रिब्यूट, गिफ्ट्स भेजा करते थे, ये दिखाने के लिए कि हम लोग अब भी राजा के नीचे हैं, हम राजा के प्रति लॉयल हैं। और आगे जाके इनमें से बहुत सारे अमर नायक इतने स्ट्रॉन्ग हो गए कि उन्होंने अपना खुद का साम्राज्य बना लिया था। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सप्लेन द रोल ऑफ विमेन इन द एग्रेरियन सोसाइटी इन मुगल इंडिया। मुगल इंडिया में विमेन का क्या रोल रहा एग्रीकल्चरल सोसाइटी में। ठीक है, तो आप बोलोगे कि एग्रीकल्चरल सोसाइटी में मेन तो काम करते ही थे, विमेन भी बराबर काम करती थी। तो सोइंग, वीडिंग, हार्वेस्टिंग, इन सब में विमेन का इंपॉर्टेंट रोल रहता था। जो हार्वेस्ट है उसमें थ्रेशिंग करना, विनोइंग करना, इसमें भी विमेन का इंपॉर्टेंट रोल रहता था। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि वैसे भी एग्रीकल्चर एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है, तो विमेन से भी एक्सपेक्ट करा जाता था कि वो इक्वली कंट्रीब्यूट करें। It became quite difficult to draw a division line between spares of work for women and men. हमने देखा कि एक टाइम तो ऐसा आता है जब men and women के बीच में कोई लाइन नहीं थी कि ये काम तो सिर्फ विमेन करेंगी या ये काम तो सिर्फ मेन करेंगे। हमने देखा कि विमेन ऑलमोस्ट हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व थी। पॉटरी, एम्ब्रॉयडरी, ये सब विमेन किया करती थी। तो जब भी किसी प्रोडक्ट का कमर्शियलाइजेशन होता था तो विमेन से एक्सपेक्ट करा जाता था कि वो भी इन प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि एक तरफ विमेन काम तो कर रही थी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि विमेन को सप्रेस नहीं करा जाता था। ठीक है, विमेन के लिए इट वाज अ टफ टाइम। Because of frequent pregnancies, malnutrition and death during childbirth, mortality rate among women was very high.
तो विमेन को इस टाइम पे एक रिप्रोडक्टिव फोर्स की तरह भी देखा जाता था, है ना। फार्मर्स क्या कोशिश करते थे, फैमिली में ज्यादा से ज्यादा बच्चे हों ताकि खेत में काम करने के लिए ज्यादा लोग हों। पर इस टाइम पे विमेन की डेथ रेट भी बहुत ज्यादा थी, फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसीज, माल न्यूट्रिशन के वजह से विमेन की डेथ बढ़ रही थी इस टाइम पे। फिर एक ऐसा टाइम आया जब सोसाइटी में विमेन का नंबर कम होने लगा, तो ऐसे में हमने देखा कि एक रिवर्स सिस्टम स्टार्ट हुआ। जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा कि कुछ इलाकों में डाउरी का सिस्टम होता है कि शादी के टाइम पे जो दुल्हन है ना, उनकी फैमिली पैसे देती हैं। पर यहाँ पे क्योंकि विमेन का नंबर कम होता जा रहा था, एक रिवर्स सिस्टम बना जहां पर जो ग्रूम है वो पैसे दे रहे हैं विमेन की फैमिली को शादी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट कुछ हमने ऐसे केसेस भी देखे जहां पे हिंदू और मुस्लिम विमेन दोनों के पास जमींदारी के भी राइट्स थे। ठीक है, बंगाल और राजस्थान में भी हमने ऐसे एग्जाम्पल्स देखे। नेक्स्ट आपको बता रहे हैं कि पर फिर भी भेदभाव तो होता था विमेन के साथ, पर्टिकुलरली जब वो मेंस्ट्रुएट कर रही होती थी तो उनके ऊपर अलग अलग रूल्स लगा दिए जाते थे। फॉर एग्जाम्पल उनसे बोला जाता था कि पोर्टर्स व्हील को टच नहीं करना है मेंस्ट्रुएशन के दौरान, और बंगाल में इनसे बोला जाता था कि पान के जो लीफ हैं, पान के जो प्लांट्स हैं उनको टच नहीं करना है। नेक्स्ट, why was the permanent settlement of land revenue rarely extended to any region beyond Bengal? कह रहे हैं ऐसा क्यों हुआ कि परमानेंट सेटलमेंट का जो सिस्टम है वो बंगाल के बाहर कभी स्प्रेड हुआ ही नहीं। ठीक है, सीधा सीधा इसका आंसर तो ये है कि भाई परमानेंट सेटलमेंट सक्सेसफुल था ही नहीं। कोई चीज बढ़िया काम करती तो ही तो तुम उसे अलग अलग इलाकों में लेके जाओगे ना। ठीक है, तो एक एक करके आप परमानेंट सेटलमेंट के डिसएडवांटेज को बता दो। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, 1810 के बाद एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ने लगे, है ना। ड्यू टू दिस द इनकम ऑफ लैंडलॉर्ड्स इंक्रीज। जब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के रेट बढ़ने लगे तो लैंडलॉर्ड्स का जो इनकम था वो भी बढ़ने लगा। ठीक है, द कॉलोनियल गवर्नमेंट वांटेड टू मैक्सिमाइज। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट को लगा कि परमानेंट सेटलमेंट में तो हम रेवेन्यू का रेट फिक्स्ड ही रख सकते हैं, है ना, तो परमानेंट सेटलमेंट को हटा देते हैं। अगर मार्केट में प्राइसेस बढ़ेंगे तो हम भी उस हिसाब से अपने रेवेन्यू को बढ़ा पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, परमानेंट सेटलमेंट जब काम नहीं करता बंगाल में, उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स हैं वो अलग अलग इकोनॉमिस्ट के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ज्यादातर जो ब्रिटिशर्स थे उस टाइम पे इंडिया में, उन्होंने अपने कॉलेज में डेविड रिकार्डो के थियरीज के बारे में पढ़ा था, है ना। तो ये इनके मेथड्स को लगाने की कोशिश करते हैं बंगाल के अलावा बाकी इलाकों में। ठीक है, तो कॉलोनियल गवर्नमेंट अलग अलग तरीके ढूंढ रही थी रेवेन्यू को ज्यादा करने के, परमानेंट सेटलमेंट को बिना यूज करे। ओके, नेक्स्ट, एक्सप्लेन हाउ ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यूड द अथॉरिटी ऑफ जमींदार इन बंगाल ड्यूरिंग 18th सेंचुरी। आपको समझाना है 18th सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदार के अथॉरिटीज को कैसे कम करने की कोशिश करी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को पता था कि जमींदार का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सोसाइटी में, तो उन्होंने बहुत कोशिश करी जमींदार के अथॉरिटी को छीनने की। पहला तरीका इन्होंने क्या करा, उस टाइम पे जमींदार के पास अपनी आर्मी, अपने ट्रूप्स होते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि आप अपने ट्रूप को बंद कर दो, और उस टाइम पे जो जमींदार थे वो लोकल कोर्ट में पार्ट लेते थे। ठीक है, और जस्टिस दिलाने में हेल्प करते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि आप अपने लोकल कोर्ट जो हैं उनको भी बंद कर दो। नेक्स्ट, अब जमींदार का तो ये सारा काम रोक दिया। जमींदार की जगह ईस्ट इंडिया कंपनी अपने तरफ से एक कलेक्टर को अपॉइंट करती है, और कलेक्टर को ये काम दे दिया जाता है कि तुम अब से कोर्ट को सुपरवाइज करोगे और तुम कोर्ट में लोकल जस्टिस दोगे। तो इस तरीके से जो जमींदार हैं उनके लोकल जस्टिस और उनके आर्मी के पावर्स को कम कर दिया गया, और परमानेंट सेटलमेंट में भी जमींदार के ऊपर बहुत हाई पनिशमेंट्स लगाए जाते थे अगर वो पेमेंट नहीं कर पाते थे तो। ठीक है, उनके एस्टेट्स को भी सेल कर दिया जाता था, ऑक्शन पे डाल दिया जाता था। तो इस तरीके से जमींदार के पावर को इन लोगों ने कम करने की कोशिश करी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ जोतेदार्स एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। तो 18th सेंचुरी के एंड में जोतेदार्स का क्या रोल रहा, हमें बस ये समझाना है। ठीक है, तो 18th सेंचुरी में क्या था, 18th सेंचुरी के एंड में जमींदार्स एक क्राइसिस फेस कर रहे थे। जमींदार की पावर टाइम के साथ साथ थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही थी। इस टाइम पे हमने देखा कि जोतेदार्स की पावर बढ़ने लग जाती है। ठीक है, तो जोतेदार्स कौन होते हैं बच्चों? ऐसे लोग जो विलेज के अंदर रहते हैं और उनके पास बहुत बड़ी जमीन है, काफी रिच है, उन्हें जोतेदार्स कहा जा रहा है। तो जमींदार से ज्यादा पॉपुलैरिटी जोतेदार्स को क्यों मिल रही थी? क्योंकि जमींदार विलेज के अंदर नहीं रहते थे, वो विलेज के बाहर रहते थे, है ना। और जोतेदार विलेज के अंदर ही रहते थे, तो इसीलिए विलेज पॉपुलेशन के लोग उन्हें जानते थे, उनसे बातचीत किया करते थे। और जोतेदार्स के पास उस टाइम पे बहुत सारी जमीन हुआ करती थी। इसके अलावा ये लोग ट्रेड, मनी लेंडिंग के थ्रू भी काफी ज्यादा अर्न कर रहे थे। ओके, एंड इनके पास जो जमीन थी इस पे भी खेती होती थी, जिससे ये लोग काफी ज्यादा अर्न किया करते थे। तो जब भी जमींदार आते थे विलेज में या बोलते थे कि हमें टैक्स बढ़ाना है, टैक्स कलेक्ट करना है, तो जोतेदार अक्सर जमींदार के खिलाफ आवाज उठाते थे और जानबूझ के ये लोग डिले कराते थे ताकि जमींदार को पेमेंट ना मिले। हमें पता है कि अगर जमींदार टाइम से पेमेंट नहीं कर पाएगा तो परमानेंट सेटलमेंट में क्या कर दिया जाता था, जमींदार के एस्टेट को ऑक्शन में डाल दिया जाता था। अक्सर ऐसा होता था कि जब जमींदार की जमीन ऑक्शन में होती थी तब जोतेदार जाकर उस जमीन को खरीद लेते थे। तो नॉर्थ बंगाल में पर्टिकुलरली हमने देखा कि इस टाइम पे जोतेदार्स काफी ज्यादा पावरफुल हो रहे थे। बस इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, है ना, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। विच रेवेन्यू सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द बॉम्बे डेक्कन, व्हाट वर इट्स फीचर्स? ठीक है, बॉम्बे डेक्कन में किस टाइप के रेवेन्यू सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया और उस सिस्टम के क्या फीचर्स थे? तो आप कहोगे, पहले डायरेक्ट एक आंसर दे दो कि बॉम्बे डेक्कन में जो सिस्टम चल रहा था उसका नाम है रैयतवारी सेटलमेंट। इजी, फिर आप इसके फीचर्स समझो। रैयतवारी सेटलमेंट में क्या होता था, ब्रिटिशर्स डायरेक्टली रैयत मतलब फार्मर्स से टैक्स कलेक्ट करते थे, सेटलमेंट कलेक्ट करते थे। परमानेंट सेटलमेंट में क्या था, बीच में एक जमींदार होते थे जो कलेक्ट करके देते थे। पर रैयतवारी सेटलमेंट में ये जमींदार को हटा दिया गया। अब बोला कि हम लोग डायरेक्टली जाकर रेवेन्यू सेटल करेंगे रैयत के साथ, पेजेंट्स के साथ। ठीक है, नेक्स्ट। अब परमानेंट सेटलमेंट में तो क्या होता था, रेवेन्यू का रेट, सेटलमेंट का रेट फिक्स्ड होता था, है ना। पर इन्होंने रैयतवारी सेटलमेंट में कहा कि हम लोग फिक्स्ड नहीं रखेंगे, पहले हम सॉइल को स्टडी करेंगे, लोगों के पास कितनी जमीन है, वहां की मिट्टी कैसी है, वहां पे खेती कितनी की जा सकती है, और हम अपने स्टडी के हिसाब से, अपने रिसर्च के हिसाब से रेवेन्यू का नंबर सेट करेंगे। और फिर इन लोगों ने कहा कि हम हर 30 साल में बार बार रीसर्वे करते रहेंगे और हालातों के हिसाब से रेवेन्यू को चेंज करते रहेंगे। ठीक है, और इन्होंने ये भी कहा कि हम रैयत के इनकम को भी नजर में रखते हुए ये रेवेन्यू वगैरह फिक्स करेंगे। ठीक है, तो ये रैयतवारी सेटलमेंट था। इन्होंने ये सब कहा तो सही, पर इसके बावजूद इन लोगों ने जो अमाउंट फिक्स करा था वो बहुत हाई अमाउंट था हमारे फार्मर्स के लिए। ठीक है, बस इतना सा आपको बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। Examine the visual representations of the revolt of 1857 that provoked a range of different emotion and reaction. क्या कह रहे हैं कि 1857 के रिवोल्ट के टाइम पे कुछ विजुअल इमेजेस का प्रयोग किया गया अलग अलग इमोशंस को एंकरेज करने के लिए और इंडियंस के खिलाफ एक इमेज पोर्ट्रे करने के लिए। उन विजुअल्स, बेसिकली पेंटिंग की बात हो रही है, उन पेंटिंग्स के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? ब्रिटिशर्स ने इस टाइम पे अलग अलग पेंटिंग बनाई जहां पे अक्सर ये लोग अपने आप को हीरो की तरह दिखाते थे और हमारे रेबल्स को एकदम डेविल की तरह दिखाते थे कि इनसे बुरा तो कोई और हो ही नहीं सकता, ऐसे पेंट करते थे ये लोग।
अब इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चों आपसे एक्सपेक्ट किया ही जाएगा कि आप पेंटिंग का नाम बताओ। पेंटिंग का नाम नहीं बताओगे, बाकी पूरी कहानी लिख दोगे तो हमें नंबर नहीं मिलेंगे, है ना, फिर कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले आप पेंटिंग का नाम लिखो। रिलीफ ऑफ लखनऊ एक पेंटिंग है जो कि थॉमस जोन्स बार्कर ने पेंट करी 1859 में, ठीक है। और इसमें जेम्स आउटरम के एफर्ट्स को दिखाया गया, हेनरी हैवलॉक, कोलिन कैम्पबेल, कि इन सब की वजह से ब्रिटिश लोग बच गए और हमारे रेबल्स को इन लोगों ने हरा दिया। तो बेसिकली एक ऐसी सिचुएशन दिखाई गई इस पेंटिंग में जहां पर रेबल्स अटैक कर रहे थे और सारे ब्रिटिशर्स जाकर एक बहुत बड़े रेजिडेंट में छुप गए। फिर ये 3 हीरो लोग आए और इन्होंने हमारे रेबल्स को हरा दिया और ब्रिटिशर्स को बचा दिया। ऐसे मतलब ब्रिटिशर्स को हीरो की तरह दिखाते हुए पेंट कर रखा है ये, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स हैव अ पावर ओवर पब्लिक इमेजिनेशन। दिस रिपोर्टेड अबाउट द इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। कह रहे हैं कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट में भी आप किस तरीके से लिखते हो उससे भी एक पिक्चर फ्रेम होता है लोगों के दिमाग में। तो ये लोग इस टाइम पे बार बार यही लिखते रहते थे कि विमेन एंड चिल्ड्रन को हमारे रेबल्स ने परेशान करा, विमेन और चिल्ड्रन बेचारे फंस गए, इस तरीके से लिखा करते थे। तो एक पेंटिंग है मेमोरियम नाम से, ठीक है, जोसेफ नोएल पेटन की पेंटिंग है ये। और इस पेंटिंग में पता है क्या दिखा रखा है कि एक कमरे के अंदर बहुत सारी ब्रिटिश विमेन हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं, और उस पेंटिंग में दिखा रखा है कि सब लोग डर के साथ में एक ग्रुप बनाकर बैठे हुए हैं और वो बहुत डरे हुए हैं। और ऐसा दिखाया जा रहा है कि पीछे से रेबल्स आ रहे हैं और रेबल्स बस इनके ऊपर अटैक करने ही वाले हैं। अब इस पेंटिंग के बारे में खास बात क्या है कि ये पेंटिंग कोई वायलेंस दिखा नहीं रहा। इस पेंटिंग में ये सब नहीं दिखाया कि विमेन को मार दिया या बच्चों को मार दिया, ये सब दिखाया नहीं है। बस ये दिखाया कि विमेन डर के बैठी हैं, पीछे से रेबल्स आ रहे हैं और मतलब ब्रिटिशर्स भी आ रहे हैं इन्हें बचाने के लिए। पर अगर आप उस पेंटिंग को देखोगे तो ऑटोमेटिकली दिमाग में यही जाएगा कि यार बेचारे बच्चे, बेचारे विमेन, उनके लिए कितना बुरा टाइम रहा होगा, उनके साथ क्या क्या इनजस्टिस हुआ होगा, है ना। तो इस टाइप की पेंटिंग को यूज करा जाता था एक इमोशनल वो करने के लिए कि इंडियंस बुरे हैं और ब्रिटिशर्स सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ स्केचेस ऐसे भी होते थे जहां पे विमेन को हीरो की तरह दिखाया जाता था, ठीक है। तो एक पेंटिंग है, एक स्केच है मिस व्हीलर का। तो इस स्केच में क्या है कि कमरे के बीच में मिस व्हीलर एकदम स्ट्रॉन्ग तरीके से खड़ी है और उनके हाथ में एक गन है और जो भी रेबल उनके ऊपर अटैक कर रहा है वो उनको मार रही हैं, गन से शूट कर रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसी इमेज में अगर आप देखो तो जमीन में बाइबल की बुक गिरी हुई है। तो एक तरीके से ऐसा भी दिखाया जा रहा है कि रेबल्स का ये जो अटैक है ये क्रिश्चियनिटी के ऊपर अटैक है, इसीलिए वो नीचे उन्होंने बुक बड़े सोच समझ के गिरा रखी है, बाइबल की बुक है वो, ठीक है। नेक्स्ट, as wave of anger and shock spread in Britain, demands for retribution grew louder। तो इस टाइप की इमेजेस को देखकर ब्रिटिशर्स के दिमाग में क्या आने लगा कि गलत है, हमें तो बदला चाहिए, वेंजेंस चाहिए। तो इस टाइम पे एलिगरी भी बनाए जाते थे। एलिगरी याद है, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, जर्मेनिया वगैरह है ना, वो एलिगरी होते हैं। मतलब ये कोई रियल वुमन नहीं है, इस वुमेन को बनाया गया है एक हीरो की तरह, एक इमेजिनरी फिगर है जो कि ब्रेवरी और नेशनलिज्म को दर्शा रही हैं। तो इन्होंने एक फीमेल एलिगरी फिगर बनाई जिनके हाथ में स्वॉर्ड था, एक हाथ में शील्ड था, और वो बहुत गुस्से में खड़ी हैं कि बस मैं तो ब्रिटिशर्स के लिए बदला लेना चाहती हूँ कह के खड़ी हैं। और उनके फीट में क्या है, सिपाही लोग मतलब रेबल्स वगैरह हार के घिरे हुए हैं और आसपास वुमेन है, बच्चे हैं, इस तरीके के स्केचेस भी बनाए जाते थे। नेक्स्ट, describe the different source from which we can reconstruct the political career of Gandhi ji and the history of national movement। वो अलग अलग सोर्सेस क्या हैं जिसके थ्रू हमें गांधी जी का हिस्ट्री, गांधी जी का पॉलिटिकल करियर पता लगता है और नेशनल मूवमेंट्स के बारे में भी पता लगता है। तो जब भी हम हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं हम अलग अलग सोर्सेस को यूज करते हैं। एक सोर्स तो होता है ऑटोबायोग्राफी, है ना। ऑटोबायोग्राफी में क्या होता है, जब एक इंसान खुद ही अपने लाइफ की स्टोरी लिख रहा हो उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं,
ठीक है, पर ऑटोबायोग्राफी पढ़ते टाइम आपको ध्यान में रखना है कि जो इंसान लिख रहा है वो इंसान अपना नजरिया बता रहा है और वो अपने मेमोरी से लिख रहा है कि मेरे हिसाब से ऐसा हुआ था, मेरे नजरिए से ऐसा हुआ था। ठीक है, और वो लिख भी इस तरीके से रहा है जैसे वो चाहता या चाहती है कि आप उनके लाइफ को देखो, है ना। चलो नेक्स्ट, प्राइवेट लेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। एक और तरीका लोगों को जानने का उस टाइम का क्या था, प्राइवेट लेटर्स। अब प्राइवेट लेटर्स में क्या होता है, लोग अक्सर बहुत एक इमोशनल तरीके से लिखते हैं, है ना। उन्हें लगता है कि ये मैं एक इंसान के लिए ही लिख रहा हूं, वो एक इंसान ही इसे पढ़ेगा। पर कुछ प्राइवेट लेटर्स, पर्टिकुलरली जो फेमस लीडर्स हैं, वो कुछ प्राइवेट लेटर्स इस अवेयरनेस के साथ लिखते थे कि आज तो ये प्राइवेट लेटर है, कल को क्या पता ये पब्लिक भी हो जाए। तो वो इस तरीके से लिखते थे कि कल को हो सकता है बहुत सारे लोग इन लेटर्स को पढ़ें, है ना। तो गांधी जी रेगुलरली अपने जर्नल हरिजन में ऐसे लेटर्स जो लोग गांधी जी को लिखते थे वो पब्लिश करा देते थे। नेहरू जी ने भी क्या करा, उनको जो लेटर्स मिले थे उनका एक कलेक्शन बनाया और फिर उसे पब्लिश करा दिया, बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स नाम से। नेक्स्ट, गवर्नमेंट रिकॉर्ड से भी हम लोग हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं। मतलब ब्रिटिशर्स जो डॉक्यूमेंट्स और रिपोर्ट्स बनाते हैं उससे भी हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। अब अगेन गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स पढ़ते टाइम आपको ये ध्यान में रखना है कि ये तो ब्रिटिशर्स का ओपिनियन है और ये गलत भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारा सॉल्ट मार्च हो रहा था तब इन लोगों ने अपने रिपोर्ट में सॉल्ट मार्च के बारे में बहुत हल्के में लिखा था कि ये तो कुछ खास डरने वाली बात नहीं है, करने दो गांधी जी को। पर ये सच नहीं है, सॉल्ट मार्च का बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। ठीक है, नेक्स्ट, न्यूज़पेपर रिकॉर्ड्स। उस टाइम पे न्यूज़पेपर आर्टिकल से भी हमें काफी कुछ हिस्ट्री के बारे में पता लगता है ना। उस टाइम पे जनता क्या सोच रही थी, उनके क्या प्रॉब्लम्स थे, ये सब हमें पुराने न्यूज़पेपर्स से पता लगता है। न्यूज़पेपर्स के साथ भी क्या दिक्कत है कि न्यूज़पेपर में आर्टिकल कोई एक इंसान लिख रहा होगा ना, तो वो इंसान अपने नजरिए से लिख रहा है, जरूरी नहीं है कि वो नजरिया सही हो। तो इसीलिए आप देखोगे कि अलग अलग इलाकों में न्यूज़पेपर में कहानी बदल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस टाइम के बारे में बात करें जब हम ब्रिटिशर्स को भगाने की कोशिश कर रहे थे, उस टाइम पे इंडिया के जो न्यूज़पेपर्स थे उनमें तो हम ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स ही विलन थे, वैसे तो हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ लिख रहे थे, पर ब्रिटिशर्स ऐसा नहीं कर रहे थे, वो अपने न्यूज़पेपर में अपने आप को हीरो बनाकर लिख रहे थे, है ना। तो ये भी समझना जरूरी है कि कौन आर्टिकल को लिख रहा है, किस नजरिए से लिख रहा है। नेक्स्ट, व्हाई वाज सॉल्ट मार्च सिग्निफिकेंट, गिव रीजन। सॉल्ट मार्च क्यों था इंपॉर्टेंट, कुछ रीजंस देकर समझाओ। ठीक है, तो आप इंट्रोडक्शन में पहले तो बता देना सॉल्ट मार्च है क्या, है ना। सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए गांधी जी मार्च करते हुए दांडी तक गए। उस टाइम पे सॉल्ट मैन्युफैक्चर करना अलाउ नहीं था, गांधी जी ने बोला कि ये लॉ हम लोग तोड़ेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि ये वो पहला इवेंट था जिसके वजह से गांधी जी को ग्लोबल अटेंशन मिला, पूरे वर्ल्ड में अटेंशन मिला। द मार्च वॉज वाइडली कवर्ड बाय यूरोपियन एंड अमेरिकन प्रेस। ये जो मार्च था, इस मार्च के बारे में यूरोप और अमेरिका के मीडिया ने भर भर के लिखा। नेक्स्ट, ये मार्च इसीलिए भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये ऐसा फर्स्ट नेशनल मूवमेंट था जहां पे विमेन ने इतने लार्ज स्केल में पार्टिसिपेट करा। तो उस टाइम पे सोशलिस्ट एक्टिविस्ट कमला देवी ने गांधी जी को मनाया कि ये मार्च सिर्फ मेन तक सीमित मत रखो, विमेन को भी पार्ट लेने दो। इसके चलते गांधी जी कहते हैं चलो विमेन को पार्ट लेना है तो लेने दो, ठीक है, और विमेन भी भर भर के इस मूवमेंट में पार्ट लेती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, थर्ड, सॉल्ट मार्च इसीलिए भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि सॉल्ट मार्च के बाद डेफिनेटली ब्रिटिशर्स को ये एहसास हो गया होगा कि अब ये लोग परमानेंटली तो इंडिया के ऊपर रूल नहीं कर सकते, जल्द ही इन्हें इंडिया को छोड़ना होगा। इनका ये जो राज है ये फॉरएवर के लिए लास्ट नहीं करेगा। ठीक है, और फिर जब सॉल्ट मार्च वगैरह खत्म होता है, इसी टाइम के अराउंड हम देखते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
Rumors and prophecies played a part in moving the people into action during the revolt of 1857. 1857 के रिवोल्ट में rumors और prophecy का बहुत important रोल रहा। ठीक है, ये आपको बताना है। और आपसे बोला है कि अलग अलग रूमर्स बताओ जो फैल रहे थे। रूमर का मतलब होता है अफवाह, और प्रोफेसी का मतलब होता है एक भविष्यवाणी सॉर्ट ऑफ, कि ऐसा होने वाला है फ्यूचर में। तो आप बोलोगे कि हाँ, 1857 के रिवोल्ट में रूमर और प्रोफेसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। कैसे रहा? तो आप सबसे पहले तो लिखोगे कौन सा रूमर सबसे पहले आता है, कि जो एनफील्ड राइफल का बुलेट है उसे कोट कर रखा है काउ एंड पिग के फैट से। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या था, बुलेट को ऐसे बाइट करना पड़ता था। ठीक है, तो अगर हिंदू या मुस्लिम इन बुलेट्स को बाइट करेंगे तो ये उनके रिलीजन के खिलाफ है, क्योंकि उसके ऊपर काउ और पिग का फैट लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, अब ब्रिटिशर्स ने समझाने की तो कोशिश करी कि ये तो एक र्यूमर है, ऐसा कुछ है नहीं, पर वो लोग लोगों को समझा नहीं पाए और ये र्यूमर तेजी के साथ फैलने लगता है। यहाँ पे लिखा है ना वाइल्ड फायर, तो जैसे आग फैलती है ना फॉरेस्ट में, वैसे तेजी के साथ ये र्यूमर फैलने लगता है। इस र्यूमर की शुरुआत कहाँ से हुई होगी? तो कैप्टन राइट, जो कि राइफल इंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के कमांडर थे, उन्होंने बताया कि जनवरी 1857 के अराउंड एक लो कास्ट के पर्सन एक ब्राह्मण सिपाही से जाके बोलते हैं कि मुझे थोड़ा पानी चाहिए, और ब्राह्मण क्या बोलते हैं कि तुम तो लो कास्ट के हो, मैं आप लोगों को पानी नहीं दूंगा। तो जो लोअर कास्ट के सिपाही थे उनको बुरा लगता है, और वो क्या बोलते हैं कि तुम्हें जिस कास्ट का घमंड है इतना, एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम्हें ऐसे बुलेट्स को बाइट करना होगा जिसमें काऊ और पिग का फैट होगा, और फिर तुम्हारा सारा ये कास्ट रिलीजन चला जाएगा। तो शायद यहां से ऐसे र्यूमर की शुरुआत हुई होगी। अब हमें पता नहीं है कि ये बात कितनी, ये जो रिपोर्ट है ये कितना सही है नहीं है, ये हमें नहीं पता, पर हाँ तेजी से सिपाहियों के मन में ये फियर आने लगता है। ठीक है, और इस टाइम पे एक और र्यूमर चल रहा था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी बना रही है हिंदूज और मुस्लिम के रिलीजन को खत्म करने के लिए। ठीक है, तो इन सारे फियर के वजह से, डर के वजह से लोगों को लगा कि ये र्यूमर सही भी हो सकता है। ठीक है, इसी टाइम पे अलग अलग लोग प्रोफेसी कर रहे थे कि 23 जून 1857 तक आते आते ब्रिटिश रूल इंडिया में खत्म हो जाएगा। आप एक और चीज इसमें लिख सकते हो, एक और र्यूमर इस टाइम पे स्प्रेड हो रहा था, वो ये था कि जो आटा है ना, उसमें भी काउ एंड पिग के बोन्स को डस्ट करके मिक्स करा जा रहा है। तो बहुत सारे लोग आटा नहीं खरीद रहे थे। और आप कौन सा र्यूमर बता सकते हो? इस टाइम पे ये एक र्यूमर चल रहा था कि रात को विलेज के जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनके पास एक इंसान आता है और वो उनको एक चपाती देता है, और फिर उस सिक्योरिटी गार्ड से कहते हैं कि तुम दूसरे विलेज को आप 5 चपाती देना। तो ऐसे ही ये हर रात चलता रहता है। अब ये र्यूमर सही भी था, इस र्यूमर का क्या सिग्निफिकेंस है ये हमें नहीं पता, पर इस टाइम पे ऐसे र्यूमर्स बहुत चल रहे थे। ठीक है, और क्रिश्चियन मिशनरीज भी आ गए थे, है ना, क्रिश्चियनिटी अपनाने को बोला जा रहा था। तो लोगों को इन जनरल ये डर तो था कि हमारे रिलीजन के खिलाफ कुछ तो प्लानिंग चल रही है। एक्सप्लेन द व्यू ऑफ वेरियस लीडर्स रिगार्डिंग सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट को लेकर अलग अलग लोगों के क्या व्यूज हैं ये आपको बताने हैं। तो 27 अगस्त 1947 को बी पोकर बहादुर जो हैं मद्रास से, उन्होंने बहुत पावरफुली कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट के सिस्टम को कंटिन्यू करो। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट सबको पता है। सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या कहा जा रहा था कि मान लो कोई सीट मुस्लिम्स के लिए रिजर्व्ड है ना, तो फिर इस सीट के लिए जब वोटिंग होगी तो सिर्फ मुस्लिम्स ही वोट दे सकते हैं, कोई और वोट नहीं दे सकता। नॉर्मली क्या होता है इंडिया में, जब वोटिंग होती है तो हम सब लोग वोट देते हैं, है ना, पर इस टाइप का सिस्टम जिसमें एक कम्युनिटी को ही एक पर्टिकुलर वोट देना अलाउड है, इसे सेपरेट इलेक्टोरेट कहते हैं। तो जो बहादुर हैं उन्होंने ये बोला कि माइनॉरिटीज हर जगह होते हैं और उनको मिटाया नहीं जा सकता।
तो एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम बनाओ जहां पर माइनॉरिटीज की भी सुनी जाए, और ये सिर्फ तभी हो पाएगा अगर आप सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम लेकर आओगे तो, ठीक है। और बहादुर ने और क्या कहा कि मुस्लिम लोगों की जो जरूरतें हैं वो नॉन मुस्लिम लोग नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए जरूरी है कि मुस्लिम लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिले। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट के फेवर में बोला। पर सेपरेट इलेक्टोरेट एक ऐसा सिस्टम है जिसे हमारे ज्यादातर लीडर्स पसंद नहीं करते थे, है ना। तो जब ये बात छिड़ी तो बहुत सारे लोगों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना स्टार्ट करा, जैसे कि आरवी धुलेकर जो हैं, उन्होंने बहादुर से बोला कि सेपरेट इलेक्टोरेट एक ऐसी चीज है जो ब्रिटिशर्स ने जानबूझकर बनाई थी इंडिया में हिंदूज एंड मुस्लिम्स के बीच में डिवीजन लाने के लिए। अब तो ब्रिटिशर्स चले गए देश से, तो तुम अब भी उनके गेम में क्यों फंसे हुए हो? अब तो कोई तुम्हें मिसगाइड करने को नहीं है ना, तो तुम ऐसे डिसीजंस के बारे में बात मत करो, ठीक है। नेक्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट का जो डिमांड है वो एक पॉइजन की तरह है जो कि हमारे देश में फैल रहा है। अगर तुम चाहते हो कि हमारे देश में शांति बनी रहे तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स के बारे में बात मत करो, ठीक है। नेक्स्ट, गोविंद बल्लभ पंत ने भी यही चीज कही कि सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम अच्छा नहीं है। गोविंद बल्लभ पंत ने क्या कहा कि बहादुर का जो ये वाला पॉइंट है कि हाँ माइनॉरिटीज को आप जगह दो पॉलिटिक्स में, ये वाला पॉइंट सही है। ये वाला पॉइंट भी सही है कि माइनॉरिटीज की दिक्कत शायद दूसरे लोग नहीं समझ पाएंगे, पर इसका सोल्यूशन सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं है। सेपरेट इलेक्टोरेट एक सुसाइडल डिमांड है, जिससे क्या होगा, आगे जाके माइनॉरिटीज को ही दिक्कत होगी, उनको आइसोलेटेड फील होने लगेगा। नेक्स्ट, डिस्कस द पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश टुवर्ड्स द पहाड़ियास ड्यूरिंग द अर्ली 18th सेंचुरी इन बंगाल। तो ब्रिटिशर्स ने क्या पॉलिसीज अपनाए थे पहाड़िया लोगों को कंट्रोल करने के लिए, ये आपको बताना है, ठीक है। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन डाल दो। द पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय ब्रिटिश टुवर्ड्स द पहाड़ियास ड्यूरिंग अर्ली 18th सेंचुरी कैन बी एक्सप्लेन्ड इन फॉलोइंग वेज। पहला पॉइंट आप क्या डालोगे, आप बोलोगे कि 1770 के डेकेड में हमने देखा कि ब्रिटिशर्स बहुत स्ट्रिक्ट थे पहाड़ियास को लेकर। पहाड़ियास कौन है बच्चों? ये ऐसे लोग हैं जो कि हिल में रहते हैं, है ना, ट्राइबल्स की तरह हैं, इनको ब्रिटिशर्स कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और ब्रिटिशर्स चाहते हैं कि ये लोग जहां पर रहते हैं वहां पे फॉरेस्ट कट डाउन करके ब्रिटिशर्स वहां पे खेती स्टार्ट करवा दें ताकि वो ज्यादा कमा पाए, है ना। तो 1770 में ब्रिटिशर्स कहते हैं कि हम एक्सट्रीमिनेशन का पॉलिसी अपनाएंगे। एक्सट्रीमिनेशन के पॉलिसी में क्या बोला गया कि पहाड़ियाज अगर तुम्हें दिखे तो उनको हंट कर दो, उनको मार दो, ठीक है। तो मतलब बहुत टफ टाइम था पहाड़ियाज के लिए। उसके बाद 1780 में, मतलब 10 साल हो गए, 10 साल बाद 1780 में अगस्टस क्लीवलैंड आते हैं जो कि भागलपुर के कलेक्टर बनते हैं, और वो नई पॉलिसी लेकर आते हैं जो कि था पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन। पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन में अगस्टस क्लीवलैंड ने क्या करा कि ये किलिंग वगैरह करना ठीक नहीं है, अब हम शांति से काम लेंगे। तो अगस्टस ने कहा कि पहाड़िया चीफ जो है उनको एनुअल अलाउंस दिया जाए, ठीक है, मतलब उन्हें आप पेमेंट दो। ब्रिटिशर्स पहाड़िया के लीडर को पेमेंट देंगी और पहाड़िया लीडर से बोला जाएगा बदले में आपको अपने लोगों को कंट्रोल में रखना है, डिसिप्लिन बनाए रखना है। जाहिर सी बात है पहाड़ियाज ब्रिटिशर्स को ट्रस्ट नहीं करते थे, क्यों करे वैसे भी, है ना। तो पहाड़िया चीफ ने बोल दिया कि भाई हमें तुमसे कोई अलाउंस नहीं चाहिए, तुम रख लो अपना अलाउंस, है ना। और अगर कोई चीफ अलाउंस एक्सेप्ट कर भी लेता था ना तो उस चीफ के फॉलोअर्स फिर उस चीफ की बात नहीं मानते थे, वो ऐसे देखते थे कि हमारा चीफ तो बिक गया, वो तो अब ब्रिटिशर्स की बात मानता है, ठीक है। नेक्स्ट, विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया द लैंग्वेज इशू वॉज इंटेंसली डिबेटेड, एग्जामिन द व्यूज पुट फॉरवर्ड बाय मेंबर्स ऑफ असेंबली ऑन द इशू। कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लैंग्वेज के बारे में डिटेल में डिबेट किया गया, अलग अलग मेंबर्स ने क्या व्यूज बताए लैंग्वेज को लेकर, ये आपको बताना है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक सेशन में आरवी धुलेकर बहुत एग्रेसिवली हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो व्हेन टोल्ड दैट नॉट एवरीवन, तो धुलेकर से बोला गया
कि इंडिया में इतने सारे स्टेट्स हैं, सब अलग अलग भाषा बोलते हैं। तो धुलेकर से बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी सारे लोग हिंदी नहीं जानते, है ना। तो धुलेकर ने बहुत एग्रेसिवली बोला कि अगर इस कमरे में कोई ऐसा इंसान है जो हिंदुस्तानी नहीं जानता, तब तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर होना ही नहीं डिजर्व करता, निकाल दो ऐसे लोगों को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बाहर। अब ये सेंटेंस ऑब्वियसली बहुत कंट्रोवर्शियल है, और जैसे ही धुलेकर ये सेंटेंस बोलते हैं बहुत डिबेट एंड डिस्कशन होने लग जाता है। ठीक है, फिर जवाहरलाल नेहरू बीच में आते हैं और धीरे धीरे लोगों को काम डाउन कराते हैं। 3 साल बाद भी धुलेकर के इस स्पीच के वजह से लोग आपस में डिबेट डिस्कशन करते हैं। ठीक है, और जब लैंग्वेज कमेटी बनी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो उन्होंने इसका एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करी। उन्होंने ये कहा कि हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी जाएगी, और हिंदी के तरफ जो ट्रांजिशन है हम उसे धीरे धीरे करेंगे। तो जो पहले 15 साल हैं उस टाइम पे हम इंग्लिश को भी कंटिन्यू करेंगे ऑफिशियल काम के लिए, और हर स्टेट को ये आज़ादी दी जाएगी कि आप अपने स्टेट के लैंग्वेज में भी ऑफिशियल वर्क कर सकते हो अपने स्टेट का। ठीक है, पर धुलेकर ने कहा कि हिंदी जो है उसे आप ऑफिशियल लैंग्वेज मत बनाइए, आप उसे नेशनल लैंग्वेज बनाइए, है ना। उन्होंने महात्मा गांधी के सपोर्टर्स को भी अटैक करा, मतलब जो महात्मा गांधी के सपोर्टर्स थे वो लोग चाहते थे कि हिंदी की जगह हिंदुस्तानी को प्रमोट करा जाए, क्योंकि हिंदुस्तानी जो लैंग्वेज है वो उस टाइम पे उर्दू और हिंदी का ब्लेंड था, और उसमें अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस ब्लेंड होते जा रहे थे, तो वो इंडिया की डाइवर्सिटी को दर्शाता था। पर टाइम के साथ क्या हुआ, जब हिंदू मुस्लिम्स के बीच में थोड़ी दिक्कतें आने लगी तो हिंदुस्तानी भी खत्म होने लगा। हिंदू लोग अलग हिंदी बोलने लगे और बाकी लोग उर्दू बोलने लगे, है ना। उर्दू में उन्होंने और पर्शियन वर्ड्स ऐड करना स्टार्ट कर दिया, और हिंदी में लोगों ने और संस्कृत वर्ड्स को ऐड करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब धुलेकर के स्पीच के बाद क्या होता है, अगले दिन श्रीमती जी दुर्गाबाई इस टॉपिक के बारे में बात करती हैं। तो देखो यहाँ पे जो लिखा है ना वो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं जो कि उन्होंने कहे थे, है ना। अब अगर आप ये एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं लिख सकते तो आप इसे शॉर्ट में लिख सकते हो, है ना। पर अगर आप एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं लिख रहे तो इस तरीके का कोटेशन मत डालना। ठीक है, अगर आपको एग्जैक्ट वर्ड याद है कि हाँ लीडर ने ये कहा था, तब तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो कोटेशंस डाल के। पर अगर आपको नहीं याद, कि हो सकता है आप 1-2 वर्ड भूल गए हो या एग्जैक्ट शब्द आपको याद ना आ रहा हो, तो आप इस तरीके का कोटेशन मत डालना, नॉर्मल तरीके से लिख देना कि लीडर ने ऐसा ऐसा कहा। तो क्या कहा श्रीमती जी दुर्गाबाई ने, उन्होंने ये कहा कि ये बहुत ही एक कॉन्ट्रोवर्शियल इशू बन गया है, और नॉन हिंदी स्पीकिंग लोगों को ऐसा फील कराया जा रहा है जैसे तो हिंदी भाषा हमारे ऊपर फोर्स करी जा रही है ना। तो हमारे लिए ये एक चैलेंज बन गया है, जैसे तो हमसे बोला जा रहा है कि आप अपने रीजनल लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस मत दो और आप हिंदी सीख लो। ठीक है, now what is the result of it all? I am shocked to see this agitation against enthusiasm with which we took to Hindi in the early years of century. She had accepted Hindustani as the language of people, but now that language was being changed, words from Urdu and other regional language were being taken out. कहा जा रहा है कि स्टार्टिंग में तो जब हिंदुस्तानी की बात चल रही थी तब ज्यादातर लोग ठीक थे कि हाँ डाइवर्सिटी है इस लैंग्वेज में, पर अब हिंदुस्तानी भाषा भी चेंज हो रही है और अब हिंदी भाषा की बात हो रही है ना। नेक्स्ट, टी.ए. रामलिंगम जो है मद्रास से, उन्होंने क्या कहा कि आपको जो भी करना है, लैंग्वेज रिलेटेड जो भी डिसीजन लेना है, बहुत ध्यान से लो, है ना। अगर आप हिंदी भाषा को बहुत ज्यादा एग्रेसिवली पुश करोगे तो लोगों को क्या लगेगा कि ये अनजस्ट हो रहा है हमारे साथ, है ना। अनजस्ट मतलब कुछ गलत हो रहा है हमारे साथ, और लोगों के अंदर एक बिटर फीलिंग रहेगी। When we want to live together and form a united nation, there should be mutual adjustment and no question of forcing things on people. उन्होंने क्या कहा कि जब हम सब लोग देश में साथ में यूनाइटेड तरीके से रहना चाहते हैं तो सबको म्यूचुअल तरीके से कॉम्प्रोमाइज करना होगा, सबको आपस में एडजस्ट करना होगा। अगर एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के ऊपर कुछ फोर्स करता है तो वो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट,
Explain why many scholars believe that the month after independence were Gandhi ji's finest hour. बहुत सारे scholars ऐसा क्यों मानते हैं कि आजादी मिलने के बाद के जो कुछ मंथ थे वो गांधी जी के फाइनेस्ट आवर्स थे? तो आप बोलोगे 15 अगस्त 1947 को जब हमें आजादी मिलती है, गांधी जी कोलकाता में नहीं थे, उन्होंने कोई भी फंक्शन अटेंड नहीं, कोलकाता नहीं, गांधी जी उस टाइम पे इन फंक्शंस का पार्ट नहीं थे, कैपिटल में नहीं थे, गांधी जी कोलकाता में थे। ठीक है, तो आप बोलोगे 15 अगस्त 1947 को जब हमें आजादी मिली उस टाइम पे गांधी जी कैपिटल में नहीं थे बल्कि कोलकाता में थे। क्यों थे कोलकाता में, ये हमने पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ा है, क्योंकि कोलकाता में उस टाइम पे हिंदू मुस्लिम्स के बीच में बहुत वायलेंस हो रहा था, तो गांधी जी प्रॉब्लम सॉर्ट कराने के लिए गए थे। गांधी जी वहां पे फास्ट भी रखते हैं ताकि हिंदू मुस्लिम साथ में मिलकर रहने लगे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि आजादी मिलने के बाद गांधी जी पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर रहते थे और वो सोशल वर्क करते थे, हॉस्पिटल्स में थे, रेफ्यूजी कैंप में थे। उन्होंने सिख, हिंदू और मुस्लिम लोगों से बोला कि जो भी हो गया सो हो गया, अब आप लोग साथ में मिलजुल कर रहना स्टार्ट करो। उन्होंने बोला कि द वर्स्ट इज ओवर, मतलब जो भी सबसे बेकार चीज हो सकती थी, जो भी वर्स्ट चीजें थी वो तो खत्म हो गई है ना, ब्रिटिशर्स को तो भगा दिया, अब हमें शांति से रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, अब जब बंगाल में सब लोग नॉर्मल हो जाते हैं उसके बाद गांधी जी दिल्ली आ जाते हैं एंड फिर वो उन्हें वहां से पंजाब जाना था। तो अपने लास्ट डेज में भी गांधी जी पीस के बारे में बात करते थे, है ना, और वो ह्यूमैनिटी बनाए रखने के बारे में बात करते थे। पर फिर अनफॉर्चुनेटली उन्हें शूट कर दिया जाता है ना। तो आपको ये सब ब्रीफ में समझाना है और इसी के साथ हमारा ये सेशन यहाँ पर खत्म होता है। तो कन्फेटी टाइम, सब लोग जल्दी से क्लैपिंग करो। वेरी गुड, आपने हिस्ट्री के सबसे सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। ठीक है, डन, हिस्ट्री अब अच्छे से आपका कवर हो गया है। अभी भागो मत, कितना आसान होगा ना अगर मैंने अभी जो कुछ भी पढ़ाया उसका पीडीएफ तुम्हें मिल जाए, है ना, फिर तुम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर याद कर लो एकदम मस्त और फिर बोर्ड एग्जाम में लिख कर आ जाना, पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर ऐसा तुम्हें करना है तो यहाँ पर देखो एक कोड तुम्हें दिख रहा है, इसे स्कैन करो और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का नाम है दृष्टि स्कूल आर्ट्स क्लास 11th एंड 12th। अगर स्कैन नहीं करना तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां पर आपको मेरे सारे क्लास के पीडीएफ मिलेंगे, सारे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स, नोट्स, क्लास का टाइमिंग, सब कुछ आपको वहां पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो ये तो सबको ज्वाइन करना ही करना है। डन, चलो बच्चों, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। आई होप आप लोगों को ये सेशन यूजफुल लगा, इंटरेस्टिंग लगा, इजी लगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शो योर लव एंड सपोर्ट इन कमेंट सेक्शन। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।